नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे और जो सैम्पल पेपर होने वाला है क्लास 10th का होगा। सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है और साइंस का है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 39 क्वेश्चंस आते हैं जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। इंटरनल चॉइस हालांकि इसमें रहती है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्शन ए बी सी इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फूड आइटम्स। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ फूड आइटम्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे कुछ फूड आइटम्स हैं। ठीक है, लाइक चीज। अब ये मेनली है क्या, चीज है। चीज मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं पनीर है। इज शोन इन द गिवन बिलो इमेज बिकम अनफिटिंग फॉर ईटिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ब्राउन कलर की इसमें लेयर आ गई है, कुछ कलर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको बताना है दिस हैपेंस ड्यू टू। अब ये जो खराब हो रहा है, फूड जो खराब हो रहा है, ये क्यों खराब हो रहा है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखिएगा किसकी वजह से खराब हो जाता है? ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, फैट होगा। ठीक है, और फैट में क्या होता है? ठीक है, ऑयल फैट्स ऐसे कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इसमें एक तरीके से रैंसिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो कोई भी याद रखिएगा, ऑयली आइटम हो या कोई भी फैट से रिलेटेड फूड आइटम है, उसको अगर बहुत देर तक रख दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि जो फूड आइटम होता है उसमें से स्मेल खराब हो जाती है। मतलब एक तरीके से बहुत गंदी तरीके से वो स्मेल करने लग जाता है और वो फूड आइटम अनफिट हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, और उसको आप अगर खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं रैंसिडिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है वी विल ऑब्जर्व वाइट प्रेसिपिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको बताना है वाइट प्रेसिपिटेट हम लोग किस रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट याद रखिएगा। तो जैसे पहला दिया गया है BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड दिया है, आपको रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। BaCl2 और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? HCl से हो रही है। तो रिएक्शन में कुछ खास असर पड़ेगा ही नहीं इसमें। सेकंड में देखेंगे बेरियम क्लोराइड है, वही सेम BaCl2 है, लेकिन रिएक्शन किससे हो रही है? NaCl से। तो ये भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों दोनों क्या है, सॉल्ट है। थर्ड में कहा गया BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया तो BaCl2 हो गया, और रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट से। तो सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन किस तरीके से होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। जो बेरियम है अब सल्फेट के साथ आके जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ आके जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा? ये बना देगा बेरियम सल्फेट बना लेगा, और साथ ही साथ NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये जो है घुलता नहीं है। जो भी इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है उसमें घुलेगा नहीं, तो ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा। और यही जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, इसका कलर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? वाइट होता है। कैसा कलर है इसका? वाइट या पेल, बहुत हल्का सा येलो देखने को मिलेगा, येलोइश देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा इस सी ऑप्शन में जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है? बेरियम सल्फेट का है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया टू प्रोटेक्ट टूथ डीके। अब देखिए टूथ डीके को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। तो हम लोग को क्या एडवाइस किया जाता है कि हम लोग को अपने टीथ को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। पूछा गया द नेचर ऑफ टूथपेस्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है, पहले ये चीज समझिए, हम लोग का टूथ डीके क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने कोई भी फूड खाया, ठीक है, रात की बात है, हम लोग ने रात में फूड आइटम कोई खाया, तो क्या होता है कि फूड का कुछ ना कुछ मटेरियल हमारे टीथ में चिपका रहता है। ठीक है, और जब टीथ में चिपका रहेगा तो क्या होता है वो, क्योंकि रात में हम लोग मंजन तो करते नहीं है क्योंकि आदत है नहीं। ठीक है, आदत है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो जो फूड मटेरियल था वो रात में एसिडिक हो गया। कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियाज उस पे एक्ट करने लग जाएंगे और वो उसको, उस फूड मटेरियल को एसिडिक बना देगा। और यही एसिडिक मटेरियल क्या करेगा? आपके टूथ को डीके कर देगा, टूथ में प्रॉब्लम्स ले आएगा। ठीक है, तो इसी एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? सुबह उठ के मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है अपने माउथ को, तो क्या करेंगे? तो एसिड में क्या मिलाया जाएगा? बेस। और बेस है क्या? बेस आपके पास होगा टूथपेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट में नमक नहीं होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है। तो यहाँ पर बेसिक विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। अब देखिए इथेनॉल क्या होता है, तो एथ मतलब होता है 2 कार्बन, और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। तो C2H5
OH, ये आपका इथेनॉल हो गया। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? सोडियम से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जब सोडियम से रिएक्शन होगी तो पहले आप समझिए बनेगा क्या, ये पूछा गया है, ठीक है। दीज आर, अब क्या बनेगा पूछा गया है, तो देखिए सिंपल चीज है, सिंपल क्या बनता है, C2H5ONa बनेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको अगर आप देखेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है। और अब देखिए हुआ क्या, ये माइनस में था, ये प्लस में था, और ये प्लस में है, ठीक है। तो Na गया इस यहाँ से जुड़ गया इस माइनस के साथ, और H प्लस वाला H प्लस के साथ फिर से जुड़ के क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करने का हालांकि यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या बन रहा है, तो C2H5ONa, इसको क्या कहा जाएगा, तो उल्टा इसको मतलब नाम में उल्टा करते हैं, तो सोडियम और ये है इथॉक्साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड बना, ठीक है। और दूसरा क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पूछी गई है मेटल की, कौन सी होगी जिससे हम लोग वायर में चेंज कर सकते हैं कोई भी मेटल को। तो जो मेटल हम लोग को दिया है वो कॉपर मेटल है। अब कॉपर मेटल को किस में कन्वर्ट किया है, कॉपर वायर को, ठीक है। तो जब भी वायर में कोई चीज को कन्वर्ट करते हैं किसी मेटल को, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होता है, अगर इसी मेटल को शीट में कन्वर्ट कर रहे होते, किसमें, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे होते, तो उसको क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल के अंदर रिंगिंग साउंड होता है, रिंगिंग साउंड होता है, उसको सोनोरस कहते हैं। और कंडक्टिविटी मतलब होती है दो तरीके की, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, और दूसरी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हीट उसमें से आसानी से पास हो सकेगी। 6th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कहा गया नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। अब देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स मेनली अगर आप देखेंगे कि जिनमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 होंगे, उनको मेनली नॉन मेटल्स की श्रेणी में रखा जाता है, वो उस कैटेगरी में रखा जाएगा। अब वो जो हैं ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, पूछा गया है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए सिंपल चीज है कि जो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 5, 6, 7 थे। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं इसलिए अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस को निकालना है तो ये इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देके समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फ्लोरीन है और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई गई HCl से, ठीक है। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये जो H है, H अगर बाहर निकलता तो F H की जगह जाके जुड़ता, लेकिन जो फ्लोरीन है वो कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी Cl भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2 इज। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल जोड़ने हैं किसके, ब्रोमीन के। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा इसमें से, जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 Br2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर 2 Br2 के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने, इसका मतलब टोटल कितने Br के एटम जोड़ने हैं, 4 एटम जोड़ने हैं। अब 4 एटम जोड़ने के लिए कितनी डबल बॉन्ड होनी चाहिए, कम से कम 2 डबल बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2 डबल बॉन्ड होंगी या एक ट्रिपल बॉन्ड होगी तब भी 4 जुड़ जाएंगे। अब 2 डबल बॉन्ड देखिए किसमें है, तो देखिए एक यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रही है, एक यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब मान लीजिए इसको सिंगल में कन्वर्ट करते तो क्या होता, एक Br यहाँ लगता और एक Br यहाँ लग जाता, हो जाता काम, ठीक है। इसी तरीके से जब इसको सिंगल में कन्वर्ट करते तो क्या होता, यहाँ पर भी Br आसानी से, Br यहाँ नहीं लगेगा, हालांकि थोड़ी सी गलती हो गई अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, कार्बन की वैलेंसी भी देखनी होती है, ठीक है। 2 पहले से है, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ लगा देंगे तो 4-4 सब में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन से जो बॉन्ड लगी हो 4 ही होनी चाहिए, 2 यहाँ हो गई हाइड्रोजन की, एक ब्रोमीन की यहाँ हो गई और एक इधर हो गई, ठीक है। तो सिंगल 4 हो गई ना। इसी तरीके से इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 हो जाएंगी, तीसरा ये हुआ और चौथा Br खुद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, पहली ये हो गई,
दूसरी Br वाली हो गई। जो CH वाली होगी तो ये सामने नहीं लिखा हुआ, CH मतलब H यहाँ होता है और सिंगल बॉन्ड एक ही है, तो इस तरीके से हो जाएगा Br। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे तो एक Br यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगी और दूसरा Br यहाँ लग जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक ही सिंगल डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर नहीं हो सकता, दो Br2 के मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ सकते हैं, सिंगल Br2 होता तो जुड़ जाता। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड देखिए जो दिया गया है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, तो थर्ड में अगर देखा जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे जुड़ेगी, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड हटा दीजिए, तो यहाँ पर आप दो Br लगा दीजिए और साइड में बगल वाले में भी क्या लगा दिए, दो Br लग सकते हैं, एडिशन रिएक्शन होगी, दोनों Br लग जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में हो सकता है, तो मतलब A ऑप्शन और C ऑप्शन इसमें सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है। नेक्स्ट में आते हैं, टू मेक ऑल कनेक्शंस एयर टाइट इन एक्सपेरिमेंट वी यूज। अब देखिए जब भी कनेक्शंस को एयर टाइट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग मेनली वैसलीन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन्थ में आते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो देखिए हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया बाइनरी फिजन इन सम ऑर्गेनिजम्स अकर इन डिफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दी सेल स्ट्रक्चर्स, वन सच ऑर्गेनिज्म इज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि बाइनरी फिजन जो है वो सम कुछ ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू वन स्ट्रक्चर। देखिए मेनली बाइनरी फिजन पूछा गया तो आप सीधे सीधे अमीबा आंसर लगा सकते हैं और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द जीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो देखिए जीन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है, तो देखिए जीन से बना तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन पूछा गया है, कहाँ पर स्टार्ट होता है। उससे पहले माउथ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आंसर होता माउथ। लेकिन पूछा क्या गया है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, या पहली बार कहाँ पर होता है, तो ये होता है स्टमक में। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आप मतलब देखें हम लोग की डाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ईसोफेगस एक ऐसा है जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक केवल एक फूड पाइप है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है इसकी वजह से, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। 13th क्वेश्चन में आते हैं, विच रूल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब देखिए इसमें पूछा गया है कौन सा रूल जो है वो डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। अब फ्लो ऑफ करंट के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, फ्लो ऑफ करंट ना देके फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट दिया था तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट का ऐसा कोई रूल नहीं है। फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो हम लोग रूल यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं, तो फोर्स जब निकालना होता है। ठीक है, फोर्स की जब डायरेक्शन देखनी होती है, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है। मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप या थंब रूल से क्या मिलता है, तो थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स फोल्ड होती हैं राइट हैंड की, वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल कुछ नहीं होता है तो इसको बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ये कहाँ यूज होता है, तो ये मेनली AC जनरेटर में जो डायरेक्शन पता करते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है ना, और ये जो लेफ्ट हैंड रूल है कहाँ यूज होगा, मोटर में यूज होगा। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। हालांकि जनरेटर कोर्स में नहीं, लेकिन मोटर पूछ लिया आता है, तो DC मोटर जो है उसमें जो फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है वो किस रूल से मिल रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसके डायरेक्शन को बताया जाता है, किस डायरेक्शन में उसका रोटर घूमेगा। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ्ड देन इज रेजिस्टेंस वैल्यू। देखिए
कुछ लेंथ के बारे में नहीं बताया गया है, केवल ये बताया गया है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको आधा कर दिया गया, और ये भी नहीं बताया गया कैसे आधा किया गया। ठीक है, वायर को कहीं खींच के नहीं किया है या वायर को दबाया, कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। तो हम लोग केवल एक चीज मान के चलेंगे कि एरिया में चेंज किया गया। तो आप समझिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, और रेजिस्ट एरिया को देखिए क्या कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। अब जब एरिया को हाफ करेंगे तो देखिए नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन, यहाँ पर ए की जगह हो जाएगा ए बाई 2, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2 रो एल अपॉन ए। तो पहले क्या था, रो एल अपॉन ए था, अब क्या हो गया, 2 रो एल अपॉन ए आ गया। तो कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम इफेक्टिव इन। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये पहली बात किससे रिलेटेड है, तो याद रखिए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किससे, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और ग्रीन हाउस गैस से कौन रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन रिलेटेड है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल है। कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो एक शहर है कहाँ पर, जापान में, और कनाडा एक मतलब जो मॉन्ट्रियल है वो एक शहर कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, यहाँ पर हुआ था ये कन्वेंशन, इसलिए नाम पड़ गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। अब मेनली पूछा क्या गया कि कब से इफेक्टिव हुआ था, तो ये 1989 से इफेक्टिव हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। ओजोन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, O3 होता है। ठीक है, कैसे बनती है, स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओजोन डिप्लीशन हैज रिजल्टेड इन, अब देखिए ओजोन डिप्लीशन से हो क्या रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी या जितनी CFCs बढ़ेंगी तो क्या होगा, ओजोन में जो कमी है वो देखने को मिलेगी। जो O3 का मॉलिक्यूल है वो O2 में टूटता चला जाएगा। ठीक है, और जब O3 का मॉलिक्यूल O2 में टूट गया, इसका मतलब ये जो O3 है, मतलब जो ओजोन है वो अगर मान लीजिए इतनी मोटी है तो आगे चल के वो पतली हो जाएगी, इसी को कहते हैं ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर कोई छेद हो गया है। ओजोन होल का मतलब सिंपल ये होता है कि जो ओजोन लेयर है पहले थिक थी, अब थोड़ी सी क्या हो गई है, थिन हो गई है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन से होने क्या वाला है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ओजोन करती क्या है, तो ओजोन लेयर जो होती है ये हार्मफुल यूवी रेस को नहीं आने देती है या कम आने देती है हमारे अर्थ के सरफेस तक। ठीक है, तो जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ तक आएगी, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां होने लग जाएंगी, जैसे स्किन कैंसर उसमें एक सबसे प्रमुख बीमारी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 17th क्वेश्चन जो है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया था ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू इट। अब देखिए जो ब्लू कलर होता है किसका, कॉपर का। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट का भी कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बोले या कॉपर बोले तो उसका कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेनली अगर आप देखेंगे तो कॉपर नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉपर सल्फेट होना चाहिए। थोड़ी सी बात यहाँ पर गलत कह दी गई है। ठीक है, तो इसको इनकम्प्लीट है, इसको सही कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट है ये, क्योंकि कॉपर का कलर ब्लू नहीं होता। कॉपर का कलर अगर आप देखेंगे तो डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, या रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, जिंक की रिएक्शन CuSO4 से हो जाती है, तो क्या बना देता है, Cu प्लस ZnSO4 बना देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, और व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है आयरन नेल की, तो आयरन नेल को जब डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट में, देन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जिंक की, यहाँ बात हो रही है कॉपर की, दोनों बातें जो हैं वो अपने में बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ जिंक की जगह आयरन होता तो आंसर सही हो जाता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, कॉन्डोम प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिल्कुल सही बात है। कॉन्डोम प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज बैरियर, तो बैरियर की तरह एक्ट करता है, ये बात भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये रीजन इसमें ठीक ठाक नहीं बैठता है।
क्योंकि देखिए स्पर्म जो है वो ओवम से मिलेगा, तो इसका मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इससे एड्स हो जाएगा, ठीक है, या एसटीडीज हो जाएंगे। एसटीडीज तो ये हो इसलिए होती है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उसके शरीर का लिक्विड जब एक हेल्दी पर्सन के शरीर के लिक्विड में चला गया या उसके कांटेक्ट में आ गया, तब एड्स हो सकता है, तब एसटीडीज हो सकती हैं। तो वो प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों बातें दी गई ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन दिया है सही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया अ कंपस इज केप्ट नियर अ वायर कैरिंग करंट गेट्स डिफ्लेक्टेड। देखिए कंपस जो होता है अगर उसको करंट कैरिंग वायर के पास रख दिया जाए, ये कौन सा कंपस है तो आपको पता चला होगा मैग्नेटिक कंपस नीडल है, मैग्नेटिक कंपस है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला कंपस आप मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है जब करंट कैरिंग वायर को उसके पास लेके आते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात दी गई है, और इसीलिए डिफ्लेक्शन होता भी है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी रीजन में दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे सेम चीज लेके आएंगे, ठीक है। बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड, यहाँ पर 20th क्वेश्चन में कहा गया बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ, देखो बायोटिक का मतलब क्या है, बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट को क्या चाहिए, कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसके बाद कहा गया ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए बायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के। तो दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही कही गई हैं, लेकिन रीजन सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी और सी को एक साथ में डिस्कस करेंगे, और फिर सेक्शन डी और ई को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।